हेलो। हेलो। नमस्ते बच्चों। ना, मैट्रिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का जो है स्वागत है। और अपन जैसे कि अपन ने कल बता दिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जो बीएससी फाइनल ईयर की एक बुक है और पहला ही पेपर है। तो अपन ने उसकी जो है यूनिट पहली जो है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्वांटम अपना मैकेनिक्स यूनिट नंबर 1। ठीक है। अब अपन समझते हैं कि इस यूनिट में है क्या, एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं और क्या अपन को पढ़ना है। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस यूनिट में जो है वो अपना बेसिक है। क्या है? बेसिक है। जैसे कि क्वांटम जो है इसकी आवश्यकता क्या है ना, क्यों ही पढ़ी जानी चाहिए, ऐसी जरूरत ही क्यों है कि क्वांटम पढ़ी जानी चाहिए। पहले अपने पास क्लासिकल थ्योरी है ना। क्लासिकल थ्योरी कैसे, जैसे अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़े थे, हीट कैपेसिटी पढ़ी थी सॉलिड्स की, है ना, पढ़ी थी ना। तो कुछ थ्योरी ऐसी थी जो अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ ली। और फिर उसके बाद फिर क्वांटम की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब क्लासिकल से काम चल रहा था तो फिर क्वांटम की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ी। तो ऐसा माना गया कि जैसे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, कोई ना कोई पार्टिकल होगा। उस पार्टिकल की अगर अपन मोशन की बात करें, गति की बात करें या कोई भी चीज की बात करें, तो वो जो है न्यूटन के नियम का पालन करता है। ऐसा पहले कब, 19वीं शताब्दी तक ऐसा ही माना गया था। 19वीं शताब्दी का मतलब है ये 1900 वाला सिस्टम, है ना। यानी कि आज से कम ये मान लो कि लगभग 150 साल पहले। और ऐसा फिक्स था कि भाई जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, जिसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स ही कहते हैं, कि यही है जो है। और इसके बाद जो है पार्टिकल्स के बारे में कोई भी चीज जो है वो डिस्कवर्ड वगैरह नहीं हुई। और उन्होंने मान लिया कि अंतिम सत्य न्यूटन के नियम ही है। ठीक है। और कई जगह ठीक भी जा रहे थे। पहले तो कुछ मिला भी नहीं, तो फिर सही भी चल रहा था मामला, है ना, कई सालों तक सही भी चलता गया। फिर एक टाइम आया जब 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुई थी, यानी कि 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट ही हुई थी, है ना, 2000 के आसपास वाली जो रेंज है वो 19वीं से, और जो 20वीं शताब्दी के जो बीच का जो समय है, उसमें जो है वो एक चीज पता लगी, जैसे अपने को कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। एक तो कॉम्पटन इफेक्ट, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो हीट कैपेसिटी जो अपन सॉलिड्स की पढ़ते थे, उसको भी क्वांटम थ्योरी से अगर और ज्यादा एक्सप्लेन की जाए तो और ज्यादा बेटर तरीके से चीजें आती हैं निकल के। तो फिर बाद में प्लांक ने जो है एक हाइपोथेसिस दी, जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के नाम से आगे जाना गया। और वो जो आगे जो चीजें जो डिस्कवर्ड हुई थी, आगे जो भी चीजें डिस्कवर्ड हुई थी, उनको प्लांक की थ्योरी के द्वारा समझाया जाता है। और उस थ्योरी का नाम है प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक क्वांटा थ्योरी, और वो किस पे बेस्ड है, एक वर्ड है क्वांटा। किस पे बेस्ड है? क्वांटा, एक वर्ड है क्वांटा। अब कोई चीज जब आपकी क्वांटा पे बेस्ड है, और क्वांटा पे बेस्ड होने की वजह से अगर उसे पढ़ी गई है, तो फिर बाद में इसको क्वांटम मैकेनिक्स बोल दिया गया। आगे चल के फिर इसका नाम क्वांटा से क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। और क्यों जरूरत पड़ी थी, कि क्लासिकल में कुछ कमियां रह गई थी, है ना। क्योंकि पहले जो एक्सपेरिमेंट जितने भी थे उनमें तो सब ठीक था मामला, लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट और हुए। कौन कौन से? जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, एक हीट कैपेसिटी, है ना, या हीट कैपेसिटी बोल लो आप इसको, है ना। और या फिर आप जो हीट ही बोल लो सॉलिड्स की, है ना, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल लो आप। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है एक ये वाली। और उसके अलावा जैसे अपन पार्टिकल्स नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर, ये चीजें जो है ये अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी एक चीज मानती है कि एनर्जी जो है वो आपकी कैसी है, सतत है ना, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि कोई भी जो पैरामीटर्स होंगे वो एनर्जी के रूप में जो होंगे वो आपके कंटिन्यूअस है। जबकि क्वांटम थ्योरी जो है वो बेस्ड ही इसी बात पे है कि क्वांटा है, और क्वांटा है इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की पर्टिकुलर्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे 2, 8, 10 ऐसे। और वो इस वैल्यू में 2, 8, 10 ऐसे नहीं होती, वो ऐसी होती H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। 2, 8, 10 ऐसे, इस तरीके से कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 2 भी है फिर 2.1 भी है, 2.2 भी है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस वगैरह वाला सिस्टम जो है नहीं है। अपन जो है अभी जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अपन पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या जरूरी है ना। वैसे यूनिट बहुत बड़ी है,
और काफी बड़ी है, लेकिन पूरा पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, सेंस ही नहीं बनता। पर फिर भी अपन पहली यूनिट को जो है वो कोशिश करेंगे कि पूरी पढ़ी जाए, है ना। जैसे इसमें अपन जो पहला टॉपिक है वो अपन को, जैसे पहला तीन तीन पार्ट्स में जो है ये यूनिट डिवाइड है। जो पहला जो अपना जो टॉपिक है वो है कि डिफिकल्टीज टू एक्सप्लेन difficulties to explain using classical मैकेनिक्स। भाई क्लासिकल मैकेनिक्स को प्रयोग में लेके, और जो जो अपने को परेशानी आई उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो अपन इसमें पढ़ते हैं। जैसे इसमें ये एक नंबर टॉपिक हो गया। अब इसमें सब टॉपिक है। जैसे सब टॉपिक कैसे कि जैसे एक में अपन क्या पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ सकते हैं, है ना। इसको जैसे इमिशन स्पेक्ट्रा होता है इसका, है ना। क्या आपका, अब पूरे पूरे नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये सब बात की आराम से अपने आप हो जाएंगी चीजें, ठीक है। दूसरा जैसे इसमें जो टॉपिक है वो क्या है आपका, जैसे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, है ना। तीसरा जो टॉपिक है वो आपका, जैसे मैं बोल दूं कि आपका जो है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अपना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक बाद में इसमें आइंस्टीन इक्वेशन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइंस्टीन इक्वेशन भी पढ़ते हैं ना, इस इक्वेशन होती है वो वाली। उसके बाद अपन यहां से कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें भी फिर कॉम्पटन इफेक्ट में भी दो चार चीजें और पढ़ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, है ना, हिंदी में प्रतिक्षेपित। तो उसकी जो एनर्जी वगैरह निकालने का, वो सब अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था ना अपने। तो वो जो सेकेंड ईयर में जो पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट में, हुब टू हुब यहाँ है ना। और इसका जो न्यूमेरिकल वगैरह जो भी न्यूमेरिकल वगैरह भी जो थे वो भी जो है बिल्कुल सेम, जो अपन ने वहां पढ़े थे वही न्यूमेरिकल यहाँ भी करने, और सेम ही रहता है इसमें कॉम्पटन वाला, है ना। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है अपना कॉम्पटन हो गया। इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। एक ये टॉपिक हो गया डी ब्रोगली वाला, है ना। ये जितने भी सारे टॉपिक है ये, और एक टॉपिक और बच गया इसमें, है ना, मैं यही लिख देता हूँ। वो है अपना डेविशन, डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना। ये अपन ने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा भाई, ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा है। लास्ट में था 11 नंबर चैप्टर है शायद ये, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड है? ये आपका वही है कि पार्टिकल्स का विवर्तन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पे, जो पार्टिकल्स का जो उस पे बेस्ड है ये वाले। अब ये जो है ये अपन इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे किसमें, यूनिट वन में। सिर्फ पहला जो टॉपिक है अपन जो समझा रहे हैं कि भाई क्या डिफिकल्टीज थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स से अपन किन किन चीजों को नहीं समझा पाए। तो किन किन चीजों को नहीं समझा पाए? एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। एक अपन हीट कैपेसिटी को नहीं समझा पाए। फिर प्लांक की जो थ्योरी थी वो तो पूरी क्वांटम बेस्ड थी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक को नहीं समझा पा रहे, क्वांटम ये कॉम्पटन को पूरा नहीं पढ़ पा रहे, डी ब्रोगली में समस्या है, और ये जर्मर डेविशन प्रयोग, ये चीजें अपन समझ नहीं पा रहे। जैसे अपन आप कहीं पर इंटरव्यू दोगे तो आपसे पहला प्रश्न जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे आप बोलोगे कि हमारा तो जी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है ना। जो बच्चे एमएससी करेंगे उनके सबके काम आएंगे। फिर वो यही पूछेंगे तुमसे कि अच्छा ठीक है, फिर आप हमें यही बता दो कि भाई जो क्वांटम मैकेनिक्स जो थी उसकी आवश्यकता क्या थी। तो ये सब आवश्यकता है, और आप 2 मिनट का ये बिल्कुल हल्का सा आंसर दे के आप चुपचाप निकल सकते हो, क्योंकि इतना सब बताने के बाद उनको वो डिटेल में टॉपिक आपसे नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि बस जस्ट आप जो है ये चीजें बता दो उनको, है ना। फिर देखो इसमें आगे जो है वो आपका, इसी के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी आपका प्रिंसिपल, ये वाला, है ना।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसमें भी फिर आपके सब टॉपिक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो आपने पढ़ा है, जैसे डेल एक्स और डेल पी एक्स एच कट बाई 2 पढ़ते हैं ना अपन, ये वाला लेकिन जब ये जो है ये सिर्फ एक डेल एक्स क्या होगी, एक डिस्टेंस हो गई है ना, डिस्टेंस मतलब पोजीशन मान लो, है ना। आवाज ठीक आ रही है ना, अब तो सही है ना। तो जैसे डेल एक्स जो है वो आपका क्या हो गया, पोजीशन हो गया, और डेल पी क्या हो गया, मोमेंटम। तो एक तो आपका वो पोजीशन और मोमेंटम में हो गया रिलेशन, है ना। ये तो अपन ने सबने पढ़ा है। जैसे मैं यहाँ लिखूं, एक तो आपका हो गया पोजीशन और मोमेंटम रिलेशन, एक तो ये हो गया है ना, ये वाला। फिर जैसे ये इसमें पोजीशन वाला होता है और मोमेंटम वाला होता है, वैसे ही एंगल और एंगुलर मोमेंटम वाला होता है। एंगल और एंगुलर मोमेंटम दोनों में ज्यादा चीजें सेम ही है। जैसे एंगल भी क्या होता है, डिस्टेंस ही तो है एक प्रकार से, अरे एंगल भी तो डिस्टेंस ही है। और एंगुलर मोमेंटम वो भी एक प्रकार से मोमेंटम जैसा ही है। तो ये जो है फिर आपका एक आप पढ़ते हो एंगल और आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद जो है आप एक और पढ़ते हो, कौन सा, एनर्जी और टाइम, है ना। तो ये तीन रिलेशन बनेंगे, है ना। बिल्कुल हल्के हल्के से पढ़ने, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ऐसा कुछ नहीं है। कि अपना जैसे पोजीशन और आपका मोमेंटम में रिलेशन पढ़ते हैं, एंगल और एंगुलर मोमेंटम में पढ़ते हैं, एनर्जी और टाइम में पढ़ते हैं, और तीन रिलेशन बस। उसके बाद फिर इसमें जो है वो आप क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशन, है ना। हर चीज के एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसके जो है एप्लीकेशन आ जाते हैं। उसमें जो पहली एप्लीकेशन है वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो अपन ने पढ़ी है 12वीं क्लास में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा आपको जो है वो है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वाला, है ना। जैसे ई बराबर ये अपन ने पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा यहाँ लिख दूं ना, तो ई बराबर अपन ने ऐसे पढ़ते हो ना आप, अरे ऐसे कभी तो पढ़ा होगा, है ना। सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा था अपने, तीसरी चौथी यूनिट में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना। तो ये वाला जिसमें एन के मान बताए थे मैंने कि 0 रखेंगे तो अपनी ग्राउंड स्टेट आ जाएगी, 1 रखेंगे तो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, 2 रखेंगे तो सेकंड, ऐसा बताया था ना। तो ये वाला, तो ये जो है, अच्छा हो सकता है आपने इसको ऐसे पढ़ा हो, है ना, आपने इसको ऐसे भी पढ़ा हुआ हो सकता है। और ये 1D का है और ये आपका 3D का है ना। 2D का होगा तो यहाँ पर n+1 H क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। जो अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें अपन वापस कर ही लेंगे टॉपिक में, है ना। और इसमें जैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आई तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, 1D के हिसाब से H कट बाई ओमेगा बाई 2 या H न्यू बाई 2, तो ये आना चाहिए। तो ये इसका डेरिवेशन करेंगे अपन, है ना। और डेरिवेशन कैसे करेंगे, अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, देखो कोई टॉपिक की अगर कोई चीज एप्लीकेशन होती है, इसका मतलब ये है कि आप इस टॉपिक का यूज लोगे, इसका इस टॉपिक का यूज लोगे। ऐसे तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इसको आप बोर मॉडल से भी कर सकते हो, लेकिन अपन को जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको अनसर्टेनिटी तो प्रिंसिपल काम में लेना है, इन तीनों में से आपका जीव करे वो ले लेना, जिसमें आपका मन करे वो तो आप ले लेना, और उसको यूज में लेके और फिर इसको निकालना है। तो बड़ा आसान सा है, और ये इतने सस्ते डेरिवेशन है ना, इतने सस्ते, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, एक बार अवकलन बस, सिंपल 2 एनर्जी की टर्म लिखनी है और एक बार क्या करना है, अवकलन। और दोनों में से आप एक और आएगा, तीनों में से एक एग्जाम में पक्का आता है, 3 नंबर का 100%। तो 3 में से, और तीनों एक जैसे ही पैटर्न पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फिर है आपका नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और दूसरा है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, ये वाला। भाई नाभिक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता, अपन ने पढ़ा है भाई नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तुम बोल तो क्यों नहीं हो,
अरे ऐसा नहीं है कि लाइव चल रही तो तुम बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तो वैसे ही फील लिया करो कि जैसे अपन क्लास में बैठे हैं, तो तुम बोला करो। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो वो यही कह रहा है कि नहीं होता, इस बात को मेरे को तो प्रूफ करके दे दे। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपको न्यूक्लियर भी पढ़नी है ना, और ये क्वेश्चन न्यूक्लियर में आता है, जबकि न्यूक्लियर की किताब में ये प्रश्न, जबकि वो न्यूक्लियर के पेपर में पूछ लेता है। तो अपन जब यहां पढ़ेंगे तो फिर उसको हो ही जाएगा वो, ना याद तो रखना ही। मैंने तुम्हें यही बता दिया कि ये प्रश्न जो है ये आता है। अब इन तीनों में से जाहिर है मैंने ये कभी नहीं देखा एग्जाम में, कभी नहीं देखा। जबकि ये जो है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तुम लिख के ले लो, इन तीनों में से एक टॉपिक पक्का है ना। अच्छा, ये हो गया। अभी भी तुम्हारी यूनिट खत्म नहीं हुई है ना। अब देखो आगे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इसको मे बी 50 दिन, 50 दिन तो लगेंगे कम से कम, 50 लेक्चर तो लगेंगे। लेकिन अपन बीच में हो सकता है कि जल्दी जल्दी लेक्चर ले लें, थोड़े 2 घंटे का ले लें, कोई 3 घंटे का ले लें, तो ऐसे करके करा देंगे इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक ही कराएंगे, बट ऐसा है कि जैसे मान लो कोई बच्चा एमएससी करेगा है ना, और करेंगे खूब सारे करेंगे, जैसे कविता ही कह रही थी कल करेगी है ना, एमएससी जैसे आपको करनी है ना, जैसे गौरव को करनी है मान लो। अब एमएससी जिसको करनी है उसको क्वांटम मैकेनिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वांटम तुम पढ़ के अगर तुम नेट के पेपर भी लगाओगे, तो जाहिर है कि 30-35 नंबर का जो नेट का सिलेबस होता है, उसमें से आपको 20 नंबर के नेट के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। आपको ज्यादा ताम जाम नहीं करने, इसी से हो जाएंगे। बस फर्क क्या है कि आपको एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ये ही है। आगे फिर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्दर आगे आगे 2-4 टॉपिक जुड़ते हैं, जैसे परटर्वेशन थ्योरी वगैरह 2-4 टॉपिक जुड़ते हैं, वो आप पीजी में पढ़ लेते हो, तो बात ही खत्म हो जाती। अच्छा, फिर तीसरा जो टॉपिक है ना, वो है आपका ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। अक्षरों का साइज समोल थोड़ी लग रहा है, सही है, ठीक लग रहा है ना फॉन्ट? हाँ, तो ये ऑपरेटर, इसमें अपन जो है वापस वही सब टॉपिक, सब में कहानी तो एक ही है ना। और इसमें टॉपिक खूब सारे हैं, अब उनको लिखा नहीं जा सकता, तो फिर मैंने उसको उसको एक नाम ही दे दिया कि ऑपरेटर। क्या दे दिया? ऑपरेटर। कि इसमें अपन लीनियर भी पढ़ लेंगे, हर्मिशन भी पढ़ लेंगे, एंटी हर्मिशन भी पढ़ लेंगे है ना, और जितने भी टाइप के ऑपरेटर होते हैं सब यही पढ़ लेंगे है ना, क्योंकि अब उनके सारों के नाम लिखने तो पॉसिबल है नहीं, तो इस जितने भी ऑपरेटर हो गए सारे यहीं इसमें पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक आपका जो है एरन फर्स्ट फ्रेम में होती क्या? इंपॉर्टेंट अभी आती है एग्जाम में, है ना। अच्छा, ये तो देखो, ये जान है, क्वांटम की जान ही यही है। ये नहीं सीखोगे ना आप, आपको कोई चीज नहीं आएगी। जबकि ये मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको, निकालना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू सब इसी पे बेस्ड है, सब कुछ। आधी से ज्यादा क्वांटम इसी पे बेस्ड है, ऑपरेटर पे। तो आपको ऑपरेटर चलाना तो आना ही चाहिए। तीसरी चीज जो है वो आपकी है कॉम्यूटेशन ब्रैकेट। फिजिक्स का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आपका, अच्छा एक फिजिक्स का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जो है आपका कॉम्यूटेशन ब्रैकेट का क्वेश्चन आपका नहीं आए। हर एग्जाम में आता है, कंपटीशन में ले लो आप, और आपके पेपर में भी मिलेगा है ना। पेपर में तो वो फेमस सा पूछते हैं, वो एल स्क्वायर एल एक्स, या फिर एल एक्स एल वाई, है ना। कॉम्यूटेशन ब्रैकेट आप पुराने पेपर देखोगे उसमें आपको मिल जाएंगे, तो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट भी करने। अच्छा, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट इसलिए भी करने कि इसके जो प्रश्न है वो अपन सारे यही करेंगे, तो आपको तीसरी यूनिट से भी प्रश्न मिल जाएंगे। जो अपन कॉम्पिटिशन ब्रैकेट के पढ़ेंगे, एल एक्स वाले, एल एक्स एल वाई एल जेड वाले, वो आपके वैसे तो तीसरी यूनिट में आते हैं, लेकिन अपन यही पढ़ लेंगे, क्योंकि एक चीज जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे पूरी हो जाए। सही है ना, ये वाला। इसके बाद एक टॉपिक और इसमें, कॉम्पिटिशन ब्रैकेट हो गई, ये हो गई। एक है गाउसियन वेव पैकेट। अच्छा, ये कभी नहीं पूछा जाता, मैंने कभी नहीं देखा ये पूछा जाता है, पर फिर आपको पता होना चाहिए बस कि एक प्रकार का फंक्शन होता है और उसको जी गाउसियन बोलते हैं, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको डेरिवेशन आता है नहीं आता, एग्जाम में आज तक नहीं आया, तो फिर एग्जाम में ही नहीं आया तो फिर अपन ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है ना इसमें, कंपटीशन की दृष्टि से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे गाउसियन वेव पैकेट होता क्या है कि एक फलन होता है, जैसे मैं उसको ऐसे लिख दूं कि साई बराबर e की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, ये गाउसियन ही है।
ये क्या है, ये ए क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, इसका भी कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये कांस्टेंट है। अब इसको कुछ किताबों में ऐसे लिख देता है ना, हो सकता है तुम्हारी किताब में कुछ और लिखा हुआ हो, है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये जो नीचे वाला जो होता है ना, ये सब कांस्टेंट है। ये क्या है, सब कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो माइनस होना चाहिए और एक आपका एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, बाकी कुछ ही हो गauसियन है, बाकी कुछ ही हो गauसियन है। इतनी सी बात है बस, ये वाला। तो इसमें जब बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि गाउसियन होता क्या है ना, बाकी तुम कहोगे तो करा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं है ना। आवाज आवाज आ रही है, ठीक। अब इसके बाद ये जो है मोटा मोटा अपना सिलेबस है 1 यूनिट का, और ऐसे ही 4 यूनिट का सिलेबस। तो इसमें से जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे यहां आ जाओ वापस कि इसमें से प्रश्न कौन सा आने की संभावना है। तो जहां तक मुझे लगता है इस पे न्यूमेरिकल, है ना, इस वाले पेन से कर देता हूँ कि इस पे न्यूमेरिकल, इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं, चांसेस है कि उस पे एक न्यूमेरिकल आए, है ना। ये वाला, ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक का मुझे नहीं लगता कभी आता है। और ब्लैक बॉडी पे भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है ना। और ब्लैक बॉडी के न्यूमेरिकल हमने सेकंड ईयर में वैसे भी कर लिए थे, सारे कर लिए थे ब्लैक बॉडी के। और रेले जीनियस के नियम, रेले के नियम, वीन का विस्थापन नियम, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन पढ़े थे ना। क्यों नहीं पढ़े, ऐसा ऐसा कुछ नहीं पढ़े तुमने, लैम्डा, ऐसा नहीं पढ़ा के तुमने। फिर उसको मैं ऐसे लिखवा रहा था, किसने, थर्मो में, चारों करवाई है, तू आया नहीं था, बात ये है। कराया था ना, ये देख लो। हाँ करे भी हैं वो, एक्चुअल में मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम होगा वेवलेंथ, तो ये फिर उस टाइप के न्यूमेरिकल कराए थे, है ना, ये वाले तो ये करवाए। अच्छा, गौरव को इसलिए समझ में नहीं आ रहा, गौरव यहाँ पे ऐसे लिख दिया था मैंने एम। हाँ अब समझ में, ये अब समझ में आया गौरव को, गौरव का असली डाउट तो यही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो, अब ये हो गया। तो इसमें से फिर इसके अलावा फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आना चाहिए इसमें। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा बस, है ना। बाकी ये सब क्या है, फॉर्मेलिटीज है, करना तो पड़ेगा क्योंकि पहला ही पार्ट है, और इसमें ही नहीं करें तो फिर दिक्कत है। चलो, अब आ गया दूसरी स्लाइड, ये अपना दूसरा प्रश्न जो है वो यहां से ही आएगा, इसमें से ही आएगा। तो आपके प्रश्न कितने आते हैं वैसे, 3। अब तो ईयर वाले हो तो आपके 3 प्रश्न आएंगे जिसमें 2 करने होते हैं, है ना। ए पार्ट अपन को पूरा अच्छे अच्छे से करना होता है, क्योंकि ए में ही अगर ऐसा प्रश्न आ गया जो अपने को नहीं आता, तो उसमें कोई चॉइस अपने पास नहीं है, करना तो वही है जो आएगा। तो इसलिए ए पार्ट जो है, पहला पार्ट जो अपन अभी ये स्लाइड के इधर वाला जो पार्ट है, ये अपन को पूरा करना है ना। और इसमें जो है ये ज्यादा बड़ा है भी नहीं, ये मुश्किल से तुम कहोगे तो 2 क्लास ले लेंगे, नहीं तो मैं तो एक में सलटा दूंगा पूरा ही, पूरा बोर्ड ही एक में सलटा दूंगा। कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं है एक्चुअल में। इसमें जो तीनों डेरिवेशन है सेम पैटर्न पे है, कुछ ही नहीं है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो आने की संभावना है वो ये चौथी यूनिट में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इधर तो मुझे नहीं लगता पहली में आता है, चौथी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉरी तीसरी में ना, चौथी में नहीं तीसरी में। और ये जो है ऑपरेटर, ये तो इसके बिना तो देखो क्वांटम पढ़ी नहीं जा सकती, तो ये तो इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाएगा अपने को, है ना। बाकी ये छोड़ सकते हैं अपन, और एयर इन्फेस्ट करनी है अपने को। तो कुल मिला के अगर इसमें मोटे मोटे गिने जाए तो 10 से 11 टॉपिक हो जाते हैं जो करने होते हैं, है ना। ऐसे तो टॉपिक 15 16 है, लेकिन अपन 10 11 टॉपिक करके अपन पहली यूनिट में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, जिसमें अपने को कोई टेंशन फिर बाद में नहीं रहेगी, है ना। ये आपका पहली यूनिट का सिलेबस। और एक चीज और, पहली यूनिट जिसको समझ में आ गई, पहली यूनिट से मतलब मेरा किससे है, देखो इससे कोई मेरा मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसलिए सीखना जरूरी है कि आप पढ़ क्यों रहे हो किताब को, ये सिर्फ यही बता दी। देखो टॉपिक भी वही है, डिफिकल्टीज टू एक्सप्लेन यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स को प्रयोग में करके, और आपको जो चीजों को जो समझाने में क्या दिक्कत आई, बस वो बतानी है। तो वो ये सब चीजें तो आपको जैसे इंटरव्यू बेस वगैरह पे हो गई चीजें, जैसे मान लो कि आप कभी इंटरव्यू में जाओ, कभी कुछ पूछते हो, और पूछते हैं वो लोग कि आप जैसे आपसे पूछते हैं कि आपकी फेवरेट किताब कौन सी, और आप गलती से किसी न किसी का तो नाम लेते ही हो। अब 10 किताब होती हैं, और कई बार तो बच्चा ऐसे एक बार आंख बंद करके लेता है, जो सामने आई उसी को टिका दिया कि यही है अपनी दो। और फिर मान लो गलती से, और क्वांटम क्या इजी लगने लग जाती है, अभी तुम्हें क्वांटम बहुत हार्ड लग रही है, जैसे ही तुम क्वांटम की 2 यूनिट पढ़ लोगे
तुम्हें इससे सरल किताब कोई नहीं लगी। इसमें ज्यादा याद रखने का नहीं होता, याद रखने का है ही नहीं इसमें। तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, तुम विद्वान हो जाओगे, तुम्हें लगेगा ये हम भी पढ़ा लेंगे। लेकिन जब समझ में नहीं आएगी ना, आप है, फिर आप कितना ही पढ़ लो इसको, रट्टे नहीं लग सकते इसके। गौरव की बात अलग है, देखो, है ना, गौरव कुछ भी कर सकता है। चलो, ये वाला तो अपन को ये पढ़ना है, फिर उसके बाद मोटा मोटा, और ये तो एक दिन में ही हो जाएगा। और ये जो है, वही बात है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर कंपटीशन की दृष्टि से कोई पूछे मेरे से, तो आप अगर ये तीन चीजें भी ध्यान में रख लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं होती वहां पे, आपको ये सब डेरिवेशन वगैरह है, ये सब जरूरी नहीं होते, है ना। फिर भी लेकिन एप्लीकेशन है तो चारों एप्लीकेशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। उसके बाद ये वाला, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये और ये दो टॉपिक ये है जो आपको क्वांटम सीखने में मदद करेंगे। फिर दूसरी यूनिट में आपको कोई जोर नहीं आएगा, है ना। दूसरी यूनिट में थोड़े डेरिवेशन ही बढ़े हैं, बस जोर वहीं आएगा, बाकी कोई जोर नहीं आएगा। तो छाप लो एक बार इसको। नहीं नहीं, छाप ले। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। फिर ये बच्चे भी तो रोक के लिखेंगे, ऑनलाइन वाले। हाँ हाँ, अच्छा। लिख लो फटाफट, फटाफट तू तो लिख ले, तू लिख ले फटाफट। तू भी पीडी भी लेगा? अरे यार ये मत करो यार, अब क्वांटम में ऐसा मत करो, और क्वांटम में ऐसे करो, मैं 35 क्लास में सल्टा दूंगा, 35 क्लास में सल्टा दूंगा फिर ऐसे करोगे तो, है ना। अच्छा, कॉपी नहीं लाया आज, तो मेरी शक्ल देखने आए थे तुम? हम्म? अच्छा, वो जल्दी है 7 बजे। तेरा बढ़िया है गौरव। अच्छा, आ रहा है ना इसकी फोटो? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, इसकी फोटो वोटो खींच लो भाई अपने, ये टॉपिक है। तसल्ली नहीं है गौरव को। चलो, है ना। अच्छा, ला तो थोड़ा ही करते हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हें लिखा दूं थोड़ा कि इस बारे में कि भाई अपन पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। और बहुत, जैसे किताब में पढ़ते हैं तो 2-4 पेज लिखे हुए हैं बढ़िया से, है ना, और कोई मतलब नहीं है उसका। अपन जो है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट 4 लाइन में खत्म कर देंगे, और समझ में भी आ जाएगी कहानी क्या है ना। तो जैसे क्वांटम क्यों पढ़ रहे हैं अपन, कि क्लासिकल समझा नहीं पाई। सिंपल थ्योरी क्या है, कि क्लासिकल समझा नहीं पाई, सही बात है। तो मैं लिखूं, सेंचुरी, इट वाज कंसिडर्ड दैट particle which exist in universe is follow law of Newton and EM waves follow Maxwell इक्वेशन। भाई 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या माना गया था, कि ब्रह्मांड में कोई भी कण जो मौजूद है ना, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, कोई भी जो कण जो है वो आपका मौजूद है, पार्टिकल्स, है ना, वो किस नियम का फॉलो कर रहा है, न्यूटन के नियम को। और न्यूटन के कौन से नियम, न्यूटन के कौन से नियम, गति के 3 नियम। जैसे अपन पहला बोलते जड़त्व का नियम, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, कोई चीज
विराम है तो विराम रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, है ना। और सेकंड अपन पढ़ते ही हैं F बराबर ma। और तीसरा अपना जो है वो एक्शन और उसका है ना, क्रिया प्रतिक्रिया वाला बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स, वो वाले 3 नियम। कि उसके बेस पे जो है चीजें सारी समझाई जाएंगी। लेकिन जो आपकी ईएम वेव है वो आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन को फॉलो करती है, तो इसलिए ये उसके बेस पे जो है चीजों को समझाया जाएगा। और जो न्यूटन के नियमों को फॉलो करती है, जो न्यूटन के नियमों को जो मैकेनिक्स फॉलो करती है, ये वाले, वो कौन सी मैकेनिक्स कहलाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। तो जब भी मैं न्यूटोनियन या क्लासिकल बोलूंगा तो एक ही बात है कि जो न्यूटन के नियमों का पालन करती है ना। बार बार आएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि जो अपने जो है न्यूटन के नियमों का पालन करती है, ठीक है। फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो क्लासिकल थ्योरी नहीं समझा पाई। क्लासिकल थ्योरी का मतलब न्यूटोनियन थ्योरी, न्यूटन्स के नियम उन पे लागू नहीं हो पाए, या फिर कुछ पे लागू हुए। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा है कि आप जो है उसको क्लासिकल थ्योरी से समझा सकते हो, लेकिन आप उसको कंप्लीट, जैसे वीन है वो थोड़ा सा पार्ट समझाएगा, रिलेंजीनियस है वो थोड़ा सा समझाएगा, आप कंप्लीट उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, जबकि प्लांक जो है उसके बारे में पूरा बताता है। तो इसीलिए क्वांटम थ्योरी अपन पढ़ते हैं। फिर बाद में क्या हुआ देखो, इन द अर्लियर many such experiment which do not explain by using क्लासिकल थ्योरी। लिख दूं ना? अरे हाँ या ना? क्लासिकल थ्योरी से समझ में आ जाएगा ना भाई, अपने न्यूटन के नियम फॉलो को नहीं, न्यूटन के नियम के द्वारा उसको नहीं समझाया जा सका, ठीक है। इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाई यूजिंग प्लांक प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, that is that is based on quanta, that is based on quanta। so further it came, CAM है भाई, ये है ना, CAME came to be known as quantum मैकेनिक्स। बस इतना सा ही परिचय बहुत है। इसमें देखो सारी चीजें सलट गई, है ना। अपन को पता भी लग गया भाई क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी सी बात में बस कहानी खत्म है। भाई क्यों पढ़ रहे हैं? तो सिंपल सा रीजन है कि पहले कहानी ये थी, फिर कहानी ये हुई, और इस थ्योरी के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया इसको। उसमें जो वर्ड जो है वो क्वांटा इंपॉर्टेंट है, और क्वांटा की वजह से ही सारी चीजें बैलेंस हुई। तो क्वांटा से जो है फिर वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स निकल के आ गई। अब क्वांटा होता क्या है ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्या मतलब ही क्या है ना ये सब। जैसे मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा तुम लिखते, तो उसमें फायदा मेरा क्या था कि कल से इसलिए लिखाएंगे कि जैसे मैं इसमें हिंदी में बोल बोल के बता देता इसको साथ साथ, तो कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम की क्लास भी ले रहा होता है तो वो आराम से लिख सकता था ना। तो नालायक को कल से कॉपी ले आना, समझ गए ना, ये बड़ा, है ना। फिर भी अपना एक बार, जैसे सिलेबस को तो क्या ही बोलना हिंदी में, है ना। अच्छा, अच्छा इसको तो कोई हिंदी में बोलना ही नहीं है ना अपने को, ये तो चलेगा, तुम्हारा इंग्लिश में भी कोई चक्कर नहीं है। तो मैं इसको एक बार हिंदी में मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो कोई बच्चा देख रहा हो तो लिख लेना भाई, है ना। जैसे इंट्रोडक्शन को अपन पता है ये परिचय बोलते हैं। ये अपना इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज कंसिडर्ड, 19वीं शताब्दी के अंत में ये माना गया कि यूनिवर्स में कोई भी कण है वो अपने न्यूटन के नियमों का पालन करता है, और जो ईएम वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, वो अपनी मैक्सवेल की इक्वेशनों का पालन
करती है, ठीक है। इन द अर्लियर, बाद में, इन द अर्नियल, अपने 20th सेंचुरी लिख लो ना आप, ज्यादा बढ़िया है ना। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिकों ने ऐसे खूब सारे एक्सपेरिमेंटों की खोज की जो क्लासिकल थ्योरी के आधार पे या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आधार पे नहीं समझाए जा सकते थे। फिर बाद में उनको समझाया किसने, तो इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो है प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पे समझाए जा सकते हैं। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पे समझाए जा सकते हैं। फिर बाद में लिखा डेट इज बेस्ड ऑन क्वांटा, जो वो नियम था, जो क्वांटम थ्योरी थी, वो किस पे नियम आधारित थी, आपकी क्वांटा पे आधारित थी। और फर्दर, फर्दर मतलब आगे, तो इट कैम टू बी नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। फिर आगे चल के यही चीज जो है, वो क्वांटा जो वर्ड था, वही आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना गया। तो ये आपका इतना सा जो है इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद आपका जो टॉपिक है, वो आपका पहला टॉपिक जो है, वो आपका है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी होता क्या है। क्यों गौरव, कर लेना बात ना, गौरव का तो कोई मन नहीं है, बोलो बहुत हो गया है। नहीं चालू नहीं कर रहे, समझाए तो सही थोड़ा है? इतना जल्दी उब गया तू, बोला एक तो सिलेबस ज्यादा बड़ा है। ब्लैक बॉडी, अच्छा, तो ये अपना जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये होता क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। देखो, ब्लैक बॉडी पहले क्या है, एक्चुअल में ये है ही क्या ना, लिखवाएंगे कल अब, इस टॉपिक में लिखवाएंगे कल अब, पहले सुन लो बस तुम तो, ये ब्लैक बॉडी एक्चुअल में है क्या, है ना। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा सा नाम होता है, कर्षणिका विकिरण। क्या होता है, कर्षणिका विकिरण, बहुत अच्छा सा नाम है ना, ये वाला। अब ये होता क्या है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या एक ऐसी बॉडी है ना, ये एक ऐसी वस्तु है जिस पे उसकी सतह पे, जैसे ये वस्तु है कोई, मान लो ये ब्लैक बॉडी है ना, और इसकी सतह पे जितनी भी आपकी वेवलेंथ की जो तरंगे जो है, विकिरण जो है, वो आपतित होती है, इंसिडेंट होती है ना। उनकी वेवलेंथ चाहे कुछ भी हो, 0 से लेके इनफाइनाइट, कुछ भी, है ना। ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु है जिसकी सतह पे, है ना, जितनी भी तरंग दैर्ध्य होती है उस रेंज की उस पे आपतित हो, तो उन सबको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, सबको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का मतलब क्या है, अब्सॉर्प्शन, अपने अंदर समाहित कर लेता है ना। फिर उसके बाद उसको इमिट कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं, इमिट मतलब उत्सर्जन, है ना, उनको बाद में वापस निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्रकार से तो वो सारियों को ले लेता है, लेकिन वो आइडियल होना चाहिए। ब्लैक बॉडी कैसा होना चाहिए, आइडियल, आइडियल ही करेगा ये काम। जबकि क्या वास्तव में ऐसा कोई ब्लैक बॉडी है, होगा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है, पर वैसे तो सुनने में आता नहीं है ना कि ऐसी कोई चीज है पॉसिबल जो हर प्रकार की चीजें ना होगा यूनिवर्स में। ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य होते हैं, उनमें से एक ये भी होगा। लेकिन ये जो है कर्षणिका विकिरण, अपन ये मान के चलते हैं कि भाई आइडियली है, तो अपन उसको उसी हिसाब से पढ़ते हैं। और वो जो कर्षणिका विकिरण है, उसको जैसे ये समझे कैसे कि कर्षणिका विकिरण होगा कैसे, तो ऐसा बताएगा कि आप जो है ना जी, एक ऐसा गोला ले लो, क्या ले लो, एक गोला, और उसमें मान लो कि आपका एक छेद है हल्का सा, है, सही है, ये हल्का सा इसमें छेद है। और इसमें जो है, इसको आप टी टेम्परेचर पे थोड़ा सा, तो इसको जो है टी टेम्परेचर पे थोड़ा सा इसको जो है गर्म कर रहे हैं अपन, हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं। जैसे हल्का हल्का गर्म करेंगे, तो ये मेटल का बना हुआ है ना, जो भी है मटेरियल का, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, उसके एटम्स होते हैं, उसमें भी परमाणु होते हैं। तो ये जो आपस में क्या है, ये ऑसिलेशंस करने लग जाएंगे, ऑसिलेशंस करने लग जाएंगे ना, आपस में दोलन करने लग जाएंगे। और जैसे ही दोलन करने लग जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था में आएंगे, और उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो ये ईएम वेव, तो क्या करेंगे, इमिट करेंगे, करेंगे। यहाँ से कोई वेव निकलेगी, विकिरण निकलेगी, विकिरण निकलेगी, और वो मान लो यहाँ से निकली, जैसे मान लो ये कोई एटम था, इस यहाँ से निकली, और ये सही है। अब यहाँ से टकराई ये, फिर यहाँ ऐसे, और भी निकल सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही निकलेगी, है ना। लेकिन ये फिर ये, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा जो डब्बा जो है, ये जो गोला जो है, ये आपका ईएम वेव से भर जाएगा। अरे हाँ या ना,
ऐसा होगा ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ये भर जाएगा, और जैसे ही भर जाएगा तो फिर हो सकता है कोई वेव इससे बाहर ही भी निकलेगी, अरे निकलेगी ना। दूसरी चीज कि टेम्परेचर फिक्स है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो है, पूरे सिस्टम के लिए तो सेम ही है ना टेम्परेचर। अच्छा, यहां से जो बाहर निकलेगी ये वेव, ये बाहर निकलेगी, तो अपन जो इसको जो है इस वाले सिस्टम को अपन ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लैक बॉडी। क्योंकि देखो ब्लैक बॉडी क्या डेफिनेशन मैंने क्या बताई, जो सब प्रकार की वेव को क्या कर ले, अब्जॉर्व कर ले। ये कर ही रही है ना, यहां से निकली, ये यहां से टकराई, ये फिर ये, है ना, ये किसी भी टाइप की हो। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से जो निकली उसकी एनर्जी उतनी होगी जो यहाँ पहुंचेगी, है ना, यहां से टकराई मान लो थोड़ा लॉस भी हो गया, है ना, लेकिन सब प्रकार की क्या कर रहा है, वो अब्जॉर्व कर रहा है। यहां से जो निकलेगी वो एक अलग पैटर्न बनेगा फिर उसका, है ना, लेकिन अंदर जो जितना भी माल है वो जीरो से लेके आपका इनफाइनाइट तक पूरा है ना, लेमडा का मान जीरो से इनफाइनाइट तक पूरा है। तो ये जो है, ये आप इसको एक ब्लैक बॉडी बोल सकते हो आप, ये एक ब्लैक बॉडी ऐसा मान सकते हो कि ऐसा कुछ होता होगा। फिर इसका एनर्जी का स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है? एनर्जी का स्पेक्ट्रम, है ना, ऊर्जा घनत्व है, ये वाला एनर्जी डेंसिटी। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का, वो कैसा होता है? इसका प्रयोगों से पता लगा कि जो ब्लैक बॉडी जो होता है वो आपका इस इक्वेशन को फॉलो करता है, आपका इस वाले E बराबर सिग्मा T4। सिग्मा क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट है ना, सिग्मा इसकी वैल्यू होती है 5.67 ऐसे करके, वो लिखवा देंगे फिर बाद में आपको, है ना, इंटू 10 टू पावर में होती है -8, है ना, ये ऐसे करके आपकी सिग्मा की वैल्यू होती है, ये वाली। और ये T4 जो है टेम्परेचर है, पूरा खेल किसका है इसमें? टेम्परेचर का है। फिर इसमें कर्व बनता है ना, जैसे इसमें जो कर्व बनता है वो आपका ऐसा बनता है, जैसे मान लो यहाँ से ये वाला बन गया, और ये भी तुम्हें सेकंड ईयर में कराया है, अभी 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 याद आ जाएगा, देखना। जैसे मान लो ये इसका कोई मिड पॉइंट है और ये टेम्परेचर इसका T1, ठीक है, फिर दूसरा ग्राफ बनेगा ऐसा। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है? ई लेमडा, ई लेमडा मतलब एनर्जी, है ना, और ये आपका लेमडा वाला, और ये आपका लेमडा एम मैक्सिमम हो गया ना, और पहला है तो लेमडा M1 कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा मान लो T1 टेम्परेचर था, उसी में अपन टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते, तो फिर ग्राफ हल्का सा कैसे आएगा? ऐसे। अच्छा, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा ऐसा, ये लेमडा M2, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया? लेमडा 2। ऐसे ही फिर एक और ऐसा कर सकते हैं ना अपन, एक और बन जाएगा। अब इस ग्राफ के बारे में फिर अपने को थोड़ा सा पढ़ना है डिटेलिंग में, ये ग्राफ क्या बताता है ना, ये क्या बताता है, ये ऐसा ही क्यों बताता है। जैसे अब ये ग्राफ बता रहा है कि आप जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, भाई T2 आपका टेम्परेचर है, और आपका T2, ये आपका, है ना, ये आपका, जैसे ये T2 टेम्परेचर है आपका, तो T2 टेम्परेचर आपका बड़ा है ना T1 से, अरे बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो ये बता रहा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका जो मिड पॉइंट है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। देखो पहले वाला जैसे जैसे टेम्परेचर T1 कम था, तो उसका जो मिड पॉइंट था वो लेमडा M1 इधर पे आता था। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी तो बढ़ी है भाई, ये एनर्जी बढ़ी तभी तो ग्राफ ऊपर से आया है, एनर्जी तो बढ़ी है, लेकिन उसका जो पीक पॉइंट है वो निम्न वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गया है, लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। भाई इधर क्या है, देखो गुड़िया, यहाँ से क्या जीरो स्टार्ट होती है, और यहाँ से लेमडा, अब ऐसे इधर जाएगा तो जीरो की तरफ ही जा रहा ना, मतलब कम हो रही है, और इधर आ रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये देखो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक और आएगा तो और लोअर की ओर शिफ्ट हो गया, है ना, ऐसे ही तो चल रहा है मामला। तो एक तो ये कि ये लोअर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक बात पता लगती है। दूसरा, इसका जो एरिया है, इस वाले कर्व का जो एरिया है वो वाला, ये किसी भी कर्व का एक, कोई भी एक कर्व पकड़ लो, वो जो है ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, किसको? है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। और एनर्जी डेंसिटी जो है वो टी की पावर जो है अपने 5 के प्रोपोर्शनल होती है, इसका जो एरिया जो है वो वाला, है ना, ये वाली बात। अच्छा, दूसरी चीज और देखो कि जैसे 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 आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर फिक्स था, जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ रहा है ना, एनर्जी बढ़ रही है, अरे बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बढ़ रही नहीं बढ़ रही, एक पॉइंट ऐसा था कि एनर्जी वहां पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो गई इस वाले कर्व के लिए, अरे हो गई नहीं हो गई? मैक्सिमम हुई नहीं हुई? यहाँ पे आपकी मैक्सिमम हो गई, और मैक्सिमम होने के बाद
यहाँ पे हुई थी ना इसकी, ये मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे मैक्सिमम होने के बाद फिर वापस से कम होनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब आपको ये नहीं लग रहा कि लेमडा जैसे शुरुआत में बढ़ता है फिर बाद में घटना शुरू होता है? अरे ऐसा ही तो हुआ कि पहले जब लेमडा जो है आपका शुरुआत में धीरे धीरे लेमडा बढ़ता है, तो आपका ये धीरे 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 हो रहा है कि आपका पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो ये वाली बात भी होगी। अच्छा, ये आपका लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है ना? इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेवलेंथ आपकी, मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ, ये बढ़ रही है मान लो, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। कम कब होगा, जब एंटी प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे क्या होगा, लेमडा एम टी बराबर क्या होगा, बी। और ये किसका नियम है, विन्स लो। किसका नियम है, विन्स लो। अच्छा पढ़ेंगे अपन विन्स लो भी, गौरव इधर ध्यान दे, विन्स लो भी पढ़ेंगे अपन बाद में। जब विन्स लो पढ़ेंगे तो इनको अपन फिर डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, विन्स लो जो है वो भी कुछ चीजों को समझाता है, जैसे एक कंप्लीट ये जो ग्राफ है, कंप्लीट जो ग्राफ बन रहे हैं वो समझा पा रहा है कौन, क्वांटम मैकेनिक्स। कौन समझा पा रही है, क्वांटम मैकेनिक्स, कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। जबकि वीन वीन कोशिश करता है समझाने को, तो वीन के अकॉर्डिंग तो ये वाला ठीक है, इतना वाला पार्ट। अब देखो भाई, ये कह रहा है लोअर वेवलेंथ या मैक्सिमम वाली तो टेम्परेचर घटेगा, फिर देखो यहाँ तो फिर कहानी खराब हो जाती है, आपका टेम्परेचर घट रहा है और ये इधर वाला बढ़ रहा है ना? तो इस पे ये ज्यादा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं देता। अच्छा, इस पे भी देता है, रेलेजीनियस, नाम सुना है ना, ये वाला, ये समझाता है इसको, रिलीजियस। जबकि दोनों मिलके इसको कंप्लीट व्याख्या करते हैं, लेकिन दोनों मिलके कंप्लीट व्याख्या करें ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर बाद में प्लांक इसको पूरा डिटेलिंग में समझाता है खुद, है ना? प्लांक और किस थ्योरी का यूज में लेके, क्वांटम थ्योरी का यूज लेके। तो बाद में फिर वो बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है वो क्वांटम थ्योरी के द्वारा समझाया गया और इसीलिए पढ़ रहे हैं अपन ना। शुरुआत में बात तो यही थी ना। अच्छा, समझाया तो इनसे भी जाता है, पर इनमें कमियां हैं, इनमें अपनी अपनी कमियां हैं। तो इसलिए जो है ये चीजें जो है फिर बाद में अपन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी एक टॉपिक है पूरा अपना, क्या कमियां रह गई थी, क्या रह गई थी। वैसे तो इसमें 2 दिन लगते हैं, क्यों? क्योंकि एक ये पहले इसको ब्लैक बॉडी क्या होता है, फिर ब्लैक बॉडी कैसा हो सकता है, फिर ब्लैक बॉडी का जो कर्व है भाई, पहले अपन देखो किसी भी चीज को अपन समझेंगे कैसे, कि ब्लैक बॉडी ये होता है, फिर इसका ग्राफ समझेंगे। ग्राफ समझेंगे तो ग्राफ से 5-7 बातें अपन सीखेंगे कि ये होता है इसमें, अभी तो कुछ, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। अरे किसी चीज की खूबियां नहीं पता होगी तुम्हें, कमियां के खाक निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो कमियां फिर बाद में अपन समझेंगे कि भाई ये दो दो नियम जो इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर नहीं समझा पाए, उनको अपन नॉर्मल सा लिखेंगे ना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखेंगे, पूछा ही नहीं जाता। और पूछा भी जाए तो अपन बहुत प्रसन्न होते हैं करने के लिए, है ना? क्योंकि इनमें ही अगर पूरा बहुत कुछ पढ़ने लग गए तो फिर मामला ही खराब है। फिर उसके बाद क्या है, अपन उसके बाद जो है ये इसको समझेंगे और फिर अपन प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पे इसको साबित कर देंगे। फिर अपन हल्का सा 1-1.5 पन्ने का ये करेंगे कि इनमें जो कमी, इनसे जो जो प्लांक की जो थ्योरी थी ना, किसकी, प्लांक, उसमें लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लिमिट। लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे, कि जैसे अपन ने ये पढ़ा ना कि ये लो टेम्परेचर, ये इधर लो टेम्परेचर के लिए और ये हाई के लिए रिलीजियस। तो इसमें जैसे टेम्परेचर के साथ लिमिट लगाएंगे, तो जैसे ही प्लांक के नियम में टेम्परेचर के साथ लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये वाला नियम आ जाएगा, और जैसे हाई वाली लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटम थ्योरी है उसने ये तो कर्व जो समझाए समझाए, इसके साथ साथ वीन का नियम और रिलीजियस का नियम भी समझा दिया, कुछ भी नहीं थोड़ा, और फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अपन इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अरे आया नहीं आया, ये चीज पढ़ेंगे तो इसको दिमाग में भी वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें ऐसे नहीं कि रट्टा लगाना है इसको, पर दिमाग में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी होता है क्या, फिर बस ग्राफ, फिर ग्राफ मोटा मोटा ये ग्राफ ध्यान में रखना है अपने को। अच्छा, इस ग्राफ के साथ एक समस्या और भी है कि जब हो सकता है कुछ किताबों में ये न्यू के साथ बना हुआ हो, आवर्ती के साथ, है ना? ध्यान लगा के सुनो, ये वाले आवर्ती के साथ। अच्छा, ये आवर्ती क्या, फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ है ना, समझ गए ना? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो कुछ खास फर्क तो है नहीं, है ना? कुछ खास फर्क तो है नहीं, बस उल्टा होता है। तो इसका मतलब देखो, इसमें आपकी वेवलेंथ इधर शिफ्ट हो रही है ना, और जब न्यू के साथ बनाओगे तो न्यू में बनेगा फिर ग्राफ, लेमडा में थोड़ी बनेगा। तो न्यू इधर शिफ्ट होगा। अरे समझे नहीं समझे? तो किसी मान लो कि आपसे एग्जाम में, जैसे बीएससी में तो नहीं करवाएंगे, है ना, कंपटीशन में करवा लें,
न्यू के साथ ग्राफ ग्राफ बनाओ, तो देखो लेमडा वाला इधर खिसक रहा है, खिसक रहा है ना। ऐसे ही आप न्यू के साथ बनाओगे, कुछ नहीं होगा, एक्सिस चेंज हो जाएंगे। जैसे लेमडा हट जाएगा यहाँ से, ई लेमडा हट जाएगा। जबकि ये ग्राफ जैसे मान लो कि अब ये बना ऐसे, तो ये देखो इसका जो पीक पॉइंट यहाँ आ गया ना इसके इधर, तो ये पीक पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा ऐसे इधर, समझ गए ना। इतना सा चेंज, दोनों बनवा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, ओके, है ना। तो फिर अपन आगे का जो है वो कल करते हैं। और अच्छा, है ना, ये सब इतना नहीं होता अपने से ना। तो सीधी सी बात है कि अब तुम लोग जो है कल नोटबुक लेके आ जाना। लिखते नहीं ना, इसमें मजा नहीं आता, और तुम नहीं लिखोगे ना तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। पीपीटी के चक्कर में मत रहो। आज इसकी तो पीपीटी ले लेगा गौरव, और 14 14 15 15 पन्ने के डेरिवेशन भी आएंगे, 7 8 तो मैंने ऐसे ही बोला था मजे मजे में। दूसरी यूनिट अगर तुम लिखोगे नहीं ना, तुम्हारा जीव निकाल देगी। और लिखोगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान। क्या कह रहे हो? अच्छा, बोले इसी को डालेंगे, बोले समझा है। ये भी सही है। चलो ठीक है फिर, है ना, बाकी कल करते हैं अपन। तो मैं कर देता हूँ क्लोज।